नमस्कार, शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल जो है देश में चर्चा चल रही है आपातकाल की, जो आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 की रात को लागू हुआ था। और रात में क्या क्या हुआ, इसका जो है 26 जून को लोगों को पता चला कि भारत में क्या क्या बदल गया। लोगों के मूल अधिकार खत्म हो गए, सारे विपक्ष के नेता जेल में बंद हो गए और अखबारों में सेंसरशिप लग गई, अखबार छपने बंद हो गए, बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए, अखबार वाले भी गिरफ्तार किए गए, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के हों या पंजाब केसरी के हों, लाला जगत नारायण। तो इस ढंग से ये सब चीज़ें हुई। तो लोगों को जानना चाहिए कि क्या हुआ, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। इस पर चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो मेरा ये कहना यह है, आपातकाल संविधान की किसी एक धारा का दुरुपयोग नहीं है। इसके पीछे जो असलियत है वो है तानाशाही। अपनी तानाशाही को बचाने के लिए किस तरह से काम होते हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है कांग्रेस के डीएनए में, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, ये सब तानाशाही प्रवृत्ति की है। क्योंकि ये मानते हैं कि ये देश उनका है और इस देश पर राज करने का अधिकार सिर्फ उनके पास है, किसी और के पास नहीं है। सबसे पहले मैं नेहरू पर आता हूँ। जब अंतरिम प्रधानमंत्री की बात बनने की बात हुई तो नेहरू आ गए कि मुझे ही प्रधानमंत्री बनना, जबकि कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम वोट सरदार पटेल को दिए, नेहरू को एक वोट भी नहीं मिला। इसके बावजूद वो यही चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा। ये चर्चाएं तब चलती थी कि वो कांग्रेस को तोड़ने के लिए भी तैयार थे। और अंततः गांधी जी ने इनको बनाया। एक आदमी का, जो पटेल थे, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, देशी आदमी थे, उनका हक मार करके नेहरू को बनाया। हालांकि बहाना ये बनाया गया कि नेहरू जो है हमारे बीच एक ही अंग्रेज है। तो आप मानसिकता समझ लीजिएगा। तो नेहरू का जो कार्यकाल था पूरे का पूरा तानाशाही से भरा था। और जितने डिजास्टर नेहरू के टाइम पे हुए वो कभी नहीं हुए, उतना कभी नहीं हुआ। उसको अब जा करके इन 11 सालों में उनमें से कई चीज़ें ठीक की जा रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पीओके था, कश्मीर पे जो है अटैक किया पाकिस्तान ने, तो भारतीय सेनाएं जब जीतने वाली थी, पूरा पीओके के अपने पास लेने वाली थी, नेहरू ने सीज फायर कर दिया बगैर किसी से पूछे हुए, बगैर किसी मानी सेना से पूछे हुए, और मामला को यूएन में ले गया। आज तक वही लटका हुआ। 1960 की जल संधि, सिंधु जल संधि जिसे कहते हैं, सारा का सारा पानी उनको दे दिया। हमें जरूरत थी। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जो सूखे पड़े रहते हैं, राजस्थान हो गया, या आज आप देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में क्या क्या झगड़ा होता सिर्फ पानी के लिए। ये सब चीज़ें आ सकती थी, ठीक है। उस समय नहरें नहीं बन पाती थी, डैम नहीं बन पाते थे, लेकिन आपको ये संधि करने की जरूरत नहीं थी कि सारा पानी आप उनको देते, उनको दया में रखते कि ठीक है भाई, आपका 20% आपका, 80% हमारा, क्योंकि सारी नदियाँ हमारे यहाँ से हो रही थी। फिर 1952 का एक और समझौता लियाकत के साथ। लियाकत अली जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, तो उसके साथ ये था कि भाई वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, विभाजन के मध्य जो है। और उसका क्या हुआ, उसका अब दिखाई दे रहा है कि क्या उसका दुष्परिणाम हुए। आधा पाकिस्तान यहाँ बना हुआ। जब अभी भारत सरकार ने वीज़ा पर रोक लगाई तो पता चला कि यहाँ के लोगों की शादियाँ वहाँ हैं, वहाँ के लोगों की शादियाँ यहाँ हैं। और वो जो यहाँ पाकिस्तानी बैठे वो टेम्परेरी वीज़ा पे है, जिसको एक्सटेंड किया जाता है। कुछ वैसे 40 साल से पड़े हुए यहाँ पर। 1962 का युद्ध आप सब जानते हैं कि क्या कहा था जब हो गया था, भारत हार गया था। चीन ने तो भारत का कब्जा कर लिया था कि भाई ये तो वहाँ तक घास भी नहीं होती। तो ये उनकी प्रवृत्ति थी। कभी उन्होंने जो है किसी की राय नहीं ली। चीन के बारे में सरदार पटेल ने बहुत पहले आगाह कर दिया था, जब चीन तिब्बत को हड़पने वाला था, कि भाई ये जो है कल के दिन हमारे खोपड़ी में बैठ जाएगा अगर चीन को हड़प नहीं दिया। लेकिन नेहरू जी ने ये सब नहीं किया। और अपने वंश का राज चलाने के लिए, अपनी तानाशाही को बनाए रखने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया। अपने ही कार्यकाल में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बना दिया, जबकि सारे के सारे लोग वहाँ उस दौर में स्वतंत्रता सेनानी थे। इंदिरा गांधी के मुकाबले बहुत बड़े बड़े लोग थे, सब जो नेहरू की टक्कर में थे। लेकिन उनके दिमाग में सोच था कि ये देश मेरा है और इस पर राज सिर्फ मेरा परिवार ही करेगा, मेरा खानदान ही करेगा, मेरे वंशज ही करेंगे। फिर अब मैं आता हूँ इंदिरा गांधी पे।
तो जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद डेढ़ साल के लिए शास्त्री जी बने, उसके बाद उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिवाय इसके कि वो नेहरू जी की बेटी थी। इसके अलावा कोई राजनीति कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि तब कहते भी थे कि एक क्या है गूंगी गुड़िया करके। लेकिन उनकी जो कोटी थी, जो आज भी है, जिनका देश से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ मतलब ये कि नेहरू खानदान की वो करना, चमचागिरी करना, अपने हितों के लिए, देश के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए ये करना। तो उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को वो बना दिया। हालांकि उसमें एक से एक दिग्गज नेता थे, मोरारजी देसाई इस तरह के लोग थे, और भी बड़े बड़े नेता थे। वो पीढ़ी अभी भी थी जो कांग्रेस की जो स्वतंत्र सेनानी वाली थी, लेकिन इंदिरा गांधी को बनाया गया। अब इंदिरा गांधी बिल्कुल राजनीति में कुछ भी नहीं थी। उसके जो है उसके दौर में कुछ सालों के बाद ही इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, इतना ज़्यादा असंतोष देश में फैल गया कि वो कुछ संभाल नहीं पाई। और जबकि 1971 में जब इस बीच कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था, इंडिकेट सिंडिकेट करके दो धड़े बन गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ झूठे वादे करके, जैसे जब हम वो गरीबी हटाओ और 20 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया, और उसके बल पे जो है कि हम वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि आज की डेट तब से लेकर आज तक ये सबसे वैसा नारा है जो कि सब चलता है, जो कि आम आदमी पर चलता है, जिसमें आम आदमी वोट देता है, और एक प्रचंड जीत मिली। तो उस प्रचंड जीत से फिर इंदिरा गांधी एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, देश में असंतोष हुआ, और राजनारायण ने जो 1971 का इनकी जीत थी उसको चैलेंज किया था। तो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तो बजाय कि इस्तीफा देने के और किसी भी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को बना सकती थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नहीं किया और देश में आपातकाल घोषित कर दिया। उसके बाद न्यायपालिका पर भी प्रहार किया, सब कुछ किया अपने हिसाब से, न्यायपालिका को तोड़ा मरोड़ा, संविधान को तोड़ा मरोड़ा, और 1.5 साल तक, लगभग 21 महीने तक ये जो है मार्च 1971 तक ये सब रही। उसके बाद इमरजेंसी उठ गई, फिर जो है वो दोबारा चुनी गई। इसके बाद जो है जब ये स्थिति आ गई, वो जो जनता पार्टी थी जो सत्ता में आई, वो आपस में लड़ाई की वजह से सब खत्म हो गए। तो जो वो था असंतोष तब भी था, देश की हालत तब भी खराब थी, कुछ भी प्रगति नहीं हुई, लेकिन ये था कि वो करना था। अचानक जो ब्लू स्टार के जो उसका रिपरकशन हुआ, उससे उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद उसी कोटरी ने किसी योग्य आदमी को बनाने के बजाय राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। राहुल गांधी एक कॉमर्शियल पायलट थे, और वो कतई योग्य नहीं थे, बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति थे। इवन इनके मित्र, जो पारिवारिक मित्र मणिशंकर अय्यर, कहते थे कि यह आदमी, जब मैंने सुना कि इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह आदमी लंदन में रह करके दो जगह फेल हुआ, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर उसके बाद जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेल हुआ तो उसके बाद दूसरी जगह हुआ एडमिशन लिया, तो दोनों जगह फेल हुआ। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो फेल करती नहीं है, वो मिनिमम जो है मार्क्स 60% है। तो अब राजीव गांधी ने के अंदर भी एक तो मैच्योरिटी कम थी, और डीएनए में वही था तानाशाही, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब किया। और इस बीच सोनिया गांधी का वर्चस्व बढ़ने लग गया, और जो इटली का वो था, एक गैंग था इटली का था, उसका प्रभाव भारत की राजनीति में पड़ने लग गया। उसका परिणाम क्या हुआ, बोफोर्स हुआ। राजीव गांधी ने इस बीच अपनी मर्जी से, बगैर किसी से सलाह लिए हुए, बगैर किसी उसके विजन के, अपनी सेना भेज दी लंका में, श्रीलंका में लड़ाई करने के लिए। हमारे हजारों सैनिक मारे गए, और उसका परिणाम क्या हुआ, जो भी उन्होंने वहाँ पर किया, उनकी जान उसमें चली गई। तो अब हुआ सोनिया गांधी का पदार्पण पर्दे के पीछे। तब तक उन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर दी थी। सोनिया गांधी पहले खुद बनना चाहती प्राइम मिनिस्टर, जब नहीं बन पाई तो फिर क्योंकि वो शपथ लेने वाली थी, लेकिन इन्होंने जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ टेक्निकल मामला लगा दिया, तो वो बन नहीं पाई। फिर 2004 से 2014 तक पूरा राज जो है सोनिया गांधी का रहा। सोनिया गांधी ने देश में जो है फिर तानाशाही शुरू करी और एक छत्र राज किया, संविधान का जो है कुचल दिया। संविधान जैसी कोई चीज नहीं रखी जब उसने बनाई NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो मंत्रिमंडल से ऊपर थी,
जो सारे उसको मंत्रिमंडल को मॉनिटर करती, मंत्रिमंडल के फैसलों को मॉनिटर करती थी। आप सोचिए इससे बड़ी तानाशाही प्रवृत्ति क्या हो सकती। संविधान को इस आज राहुल गांधी संविधान लेके घूमता फिरता है, संविधान का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि एक इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक कठपुतली बन के रह गया। इस बीच उसने ईसाईकरण भी किया और एंटी हिंदू स्टांस लिया। बहुत से लोगों हिंदुओं को पता नहीं हुआ कि इनके इस बीच एक बिल लाना चाहते थे, कम्युनल वायलेंस बिल। उसका सीधा सीधा मतलब यह था कि कहीं पर भी अगर कोई कम्युनल दंगे होते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार होगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक माने हिंदू, और उसमें कोई भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माने यहाँ पर दंगा करने के लिए तो एक ही कौम है। वो अगर किसी को आरोपित कर दे कि ये इसकी वजह से हुआ या इसने ये किया, तो उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो जिसको आरोपित किया गया उसको ही साबित करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। दोयम दर्जे के बना दिया था। वो तो अच्छा हुआ बीजेपी थी तो बीजेपी ने इसको रोक दिया। अब ये पूरा 2004 से 2014 का पूरा दौर है। इस बीच जो है गुजरात में भी हुआ, जो साबरमती एक्सप्रेस में जो 59 हिंदू मारे गए, उसके बाद जो गुजरात का दंगा हुआ तो उसको इन्होंने मोदी पे सब डाल दिया, सब भूल गए। कभी भी अगर आप गुजरात की बात करेंगे, गुजरात दंगों की बात करेंगे तो साबरमती एक्सप्रेस में मारे गए हिंदुओं की कोई बात नहीं होगी कि इतने लोग जिंदा जलाए गए। और मोदी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे। अब आया जो है, अब वो सोनिया गांधी को जब लग गया कि मैं नहीं बन पाऊंगी तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया राहुल गांधी को, क्योंकि सत्ता हमारे पास होनी चाहिए, हम इस देश के मालिक हैं। तो 2020 साल उसको करीबन हो गए राहुल गांधी को राजनीति में, और 2014 में इन्होंने प्रोजेक्ट किया राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के लिए, इधर से या उधर से। वो बड़ी करारी हार हो गई। तो ये इन्होंने वो नहीं छोड़ा, इस हार को स्वीकार नहीं किया, और लगातार जो है अपना वो दिखाते हुए, चेहरा दिखाते हुए, तानाशाही चेहरा दिखाते हुए इस सरकार के खिलाफ पूरे 11 साल से विश्व भ्रमण कर रहे हैं। लगातार जो है मोदी जी को और इसकी सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। संस्थाओं का जो हमारी वैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। कभी इन्होंने राफेल पे झूठ बोला, मोदी चोर है, कभी जीएसटी पे बोला, अब चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए, कभी नहीं हुआ तो न्यायालय पे बोलते कि सब सारी संस्थाएं इनके हाथ पर है, इन्होंने कब्जा कर रखा। ईडी, सीबीआई, मतलब भ्रष्टाचार तुम करो। अब नेशनल हेराल्ड केस में तो कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये जो है, ये लगातार क्या गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी को, जबकि उन्हीं की सरकार के टाइम पर टैक्स है ये जो है। जब मोदी जी सरकार आई तो उन्होंने आम सहमति से जीएसटी काउंसिल बनाई और उसमें सभी लोगों की सहमति दी। अब जीएसटी से बड़ा बेहतर कोई वो नहीं है, टैक्स नहीं है, क्योंकि वो एक शुरुआत में लग जाता, उसके बाद जो है उसको आप छिपा नहीं सकते। हालांकि हमारे यहाँ कलाकार बहुत है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रोक है। और एक आज आप देखिए कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पर मंथ का जीएसटी इकट्ठा होता है। और इसी वजह से आज जो भारत की आर्थिक स्थिति जो बढ़ रही है, जो फ्रेजाइल 5 से लेकर के हम टॉप 4 में पहुंच गए, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। अभी आप देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें क्या था, आत्मनिर्भर भारत था। भारत ने अपनी क्षमताएं इसी पैसे की वजह से विकसित करी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के साथ रोक किया, चीन की बॉर्डर पर जो है तैयार किया। चीन की हिम्मत नहीं पड़ी, शुरू उसने कोशिश करी लेकिन उसको अंततः मुंह की खानी पड़ी। और ये तो चीन से वैसे ही मिले हुए थे MOU करके, इन्होंने अपने सारे हित जो है चीन को बेच दिए थे। इसीलिए जो है चीन आगे बढ़ता गया, भारत पीछे रहता गया। जीएसटी के अलावा क्या है कि नोटबंदी जो है ये था। नोटबंदी क्या था, क्यों रो रही है, क्योंकि काला धन सब इन्हीं का था। इसलिए ये बार बार इनका ये जो पीड़ा जो है इनकी होती है। MSP पे जो किसान कानून जिन्होंने लागू किया था भारत सरकार ने, जो किसान कानून बनाए थे उसके खिलाफ उन्होंने विदेशियों से मिलकर के षड्यंत्र किया और पूरे देश में अराजकता फैलानी चाहिए। ऐसे जो है CA का कोई मतलब नहीं था विरोध करने का, ये भारत के मुसलमानों के था ही नहीं, संबंध कोई नहीं था। लेकिन इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी विदेशी मदद से दंगा करवाया। ऐसे जैसे बीच में कहा था कि साहब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, LIC हो गया, जब इन्होंने उसकी वो किया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट छुपाए थे नाथन एस्टर से, और भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले थे। अडानी के बहाने जो है इसे उसको करना चाह रहे थे। EVM से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है।
लेकिन ईवीएम के खिलाफ लगातार ये जो है कुप्रचार करते रहे। वो तो ये है कि कोर्ट ने भी कह दिया, कई उसमें दे दिया कि भाई, इवन उनके साथी फारूक अब्दुल्ला कहता है भाई ईवीएम से हम तो जीते, तुम नहीं जीते, तुम ईवीएम को क्यों दोष दे रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब जब एक आगे तो भारत हिंदुओं को जो है जातियों को तोड़ने के लिए, आरक्षण के नाम पर सारी जातियों को तोड़ने के लिए सब अभियान चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तानाशाही है, और जो 1975 का जो आपातकाल था वो इसका एक टूल है, वो नहीं है, वो किसी न किसी रूप से इनका परिलक्षित होता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।